तो ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है ना। डॉपलर इफेक्ट हो गया, बात कर लिया। डॉपलर इफेक्ट साउंड के केस में भी एप्लीकेबल है। दैट मीन्स की जो डॉपलर इफेक्ट है वो एक तरह से वेव्स के केस में एप्लीकेबल है। ये लाइट वेव्स में भी एप्लीकेबल होगा और साउंड वेव्स में भी एप्लीकेबल है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जनरली हर दिन हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग सुन ही लेते। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बहुत यूनिक चीज है जो तुम कभी सुना ही नहीं है। तो डॉपलर इफेक्ट जो बताया गया था वो बताया गया था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर के द्वारा। ठीक है, 1800s के आसपास। और फिर ऑब्जर्व करके कुछ थ्योरी वगैरह इसमें दिया गया। तो पहले हम लोग सुनेंगे कि जो डॉपलर इफेक्ट है उसका साउंड कैसा होता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट में साउंड का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से चेंज होता है। डॉपलर इफेक्ट बहुत सारे जगह पे देखा जाता है। जब एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही होती है ना, उसमें तो वो साउंड में उसका पिच इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और जब एम्बुलेंस हमसे दूर जा रही होती है तो उसमें जो साउंड का पिच है वो कम होता हुआ दिखेगा। पिच का मतलब क्या होता है? श्रिलनेस इन साउंड। श्रिलनेस इन साउंड, श्रिलनेस का मतलब जैसे गर्ल्स का आवाज जो होता है ज्यादा श्रिल होता है और बॉयज का आवाज कम श्रिल होता है, उस हिसाब से। ठीक है, जैसे जो भी गर्ल्स होती है उनका आवाज पतला होता है थोड़ा, वॉइस का आवाज में थोड़ा भारी होता है आवाज। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दोनों के वॉइस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको बोला जाता है पिच। हाई पिच एंड लो पिच। गर्ल्स का आवाज का पिच ज्यादा होता है, हाई पिच होता है, और बॉयज का आवाज का पिच कम होता है। ठीक है, लाउडनेस ज्यादा होता है बॉयज का आवाज, और पिच ज्यादा किसमें होता है? गर्ल्स का। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना तो उसका पिच ज्यादा होता है। कोई छोटा बच्चा का आवाज सुन करके तुम अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ज्यादा भारी आवाज है पतला, क्योंकि हर छोटा बच्चा का आवाज एक ही तरह है। ठीक है, तो वो फिर धीरे धीरे आवाज में चेंज आते जाते हैं। ये सब हम क्यों बता रहे, तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो पता ही होगा। ठीक है, वो लैरिंग्स के डेवलपमेंट के हिसाब से उसका वॉइस चेंज होता है। डॉपलर इफेक्ट में भी हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि कभी साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ दिखेगा हमको और कभी साउंड का फ्रीक्वेंसी घटता हुआ दिखेगा। तो अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ दिख रहा है दैट मीन्स कि वहां पर हमको ज्यादा श्रिल आवाज सुनाई देगा, ज्यादा हाई पिच का आवाज सुनाई देगा, ज्यादा तेज कह लो तुम, जो लगे तुम उस तरह का आवाज सुनाई देगा। और अगर मान लो कि कोई एम्बुलेंस है जो तुमसे दूर जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसका पिच धीरे धीरे कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उसका कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो तुम फिर लो पिच का आवाज सुनेगा। तो यही इसी के बारे में इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में। समझ आ रहा है? तो जैसे सपोज करो कि हम इसका एग्जांपल तुमको लाइट के केस में देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग साउंड में आ जाएंगे। लाइट में जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है किसका होता है? रेड का हम लोग मानते हैं विजिबल लाइट में। इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होगा, और जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ कम होगा। हाँ, वही भाषा वही है। तो रेड या ब्लू दो कलर हम ले रहे हैं। रेड का कलर क्या होगा? ज्यादा वेवलेंथ का होगा, और ब्लू या वायलेट का कलर क्या होगा? कम वेवलेंथ का होगा। अब सपोज करो कि हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हम लोग का अर्थ है। ठीक है, दिख रहा है, और यहाँ पर सपोज करो बहुत दूर एक स्टार है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अर्थ और ये हो गया तारा। तो ये जो तारा है, तो ये तारा से जो लाइट आएगा कुछ ऐसे पहुंचेगा अर्थ तक, ऐसे ना। ठीक है, तो लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा? वेव के फॉर्म में, ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करके तुम्हारी तक आ रहा है वो। ओके, तो सपोज करो कि अर्थ से जो स्टार है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अर्थ से अगर स्टार का डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर जाएगा वो, तो ये जो वेवलेंथ है ये स्ट्रेच हो जाएगा ना, या कंप्रेस हो जाएगा? पहले कम जगह था,
अब स्टार और अर्थ के बीच में क्या हो गया, ज्यादा जगह ज्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा कि स्टार जैसे दूर चला गया तो जो वेवलेंथ था अब उसको लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, समझ रहे? तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टार के दूर जाने से दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ गया। तो अब उसी सेपरेशन में उतना वेव्स हमको डालना है, तो सब वेव्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, समझ रहा बात? अगर सपोज करो कि इसी को हम लोग ऐसा सोचे कि जो लाइट स्टार है वो अर्थ के तरफ जा रहा है, अर्थ के नजदीक जा रहा है, ये स्टार किधर जा रहा है, अर्थ की तरफ, तब जो सेपरेशन है वो क्या हो गया है। तो अब यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले लाइट हमको अगर दूर जाएगा तो लाइट हमको रेड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, और अगर स्टार अर्थ के नजदीक जाएगा तो लाइट मेरे को ब्लू शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, डॉपलर इफेक्ट, समझ रहे? जैसे तुम देखा होगा किसी किसी स्टार का कलर रेड शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट होते हुए, वो तुरंत नहीं होता है। दिवाली का जो लाइट है वो नहीं है, वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वो स्टार है, उसका कुछ इज्जत है। वो जो रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा वो बहुत लंबे समय में दिखेगा, क्योंकि लाइट को उतनी दूर से ट्रेवल करके तुम्हारी तक आना भी है, समझ रहे हो? तो ये एक तरीका होता है जिससे कि स्टार्स के बारे में पता लगाते हैं साइंटिस्ट, कि वो अर्थ से दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है, या ऐसा कि अर्थ और उस स्टार के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो एक तरीका है, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, समझ गए बात? तो जब ये स्टार उससे दूर गया तो वेवलेंथ क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो जब वेवलेंथ स्ट्रेच होगा तो लाइट, जाहिर सा बात है, मेरे को ब्लू तो दिखेगा नहीं, रेड की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा, और वही अगर वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगा तो ब्लू शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो इसको बोलते हैं शिफ्ट, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो इस तरह से लाइट में हम लोग डॉपलर इफेक्ट देखते हैं। तो साउंड में डॉपलर इफेक्ट तो आसपास चलते फिरते कहीं भी देख लेते हैं। साउंड में हम लोग ऐसा देख पाते क्योंकि साउंड का स्पीड उतना ज्यादा है नहीं। साउंड का स्पीड कितना, 340 मीटर पर सेकंड या 336 मीटर पर सेकंड जो बोल रहे हैं, तो ये स्पीड बहुत कम है। तो ये हम लोग देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। लाइट का स्पीड तो बहुत ज्यादा है, तो उसको देखने के लिए मेरे को क्या, ये पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है ना। बट अगर हम लॉन्ग रेंज में देखें तो मेरे को वो दिखेगा। जैसे स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमको दिखेगा। ऐसा सपोज करो कि तुम एक रोड के किनारे खड़ा है, ठीक है, और एक लैम्बो आया इधर से, और ये आया इधर से, सपोज करो जब ये तुम्हारी तरफ आ रहा था तो ये तुमको ब्लू होता हुआ दिख रहा था, और जब तुमको पार कर गया तो ये रेड हो गया। ऐसा होता है क्या? कलर चेंज हो जाता है गाड़ी में। लाइट में डॉपलर इफेक्ट दिखेगा लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए, लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है भाई, लेकिन साउंड में दिख जाएगा इसी रेंज। साउंड में कैसा दिख जाएगा, साउंड जैसे सामने जब ये आ रहा था तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और जैसे तुमको पार करेगा फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो साउंड में तो ऑब्जर्व कर लेंगे हम, लाइट में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हम इतना जल्दी। लेकिन अगर मान लो कोई तारा बहुत दूर है और हम टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं, डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं, धीरे 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 हम देख रहे हैं कि उसका जो कलर है उसमें कुछ शिफ्ट आ रहा है, रेड या फिर ब्लू का। तो ये सब लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट देखा जाता है और साउंड में भी डॉपलर इफेक्ट देखा जाता है। हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ध्वनि के केस में डॉपलर इफेक्ट। और ये जो साइंटिस्ट है उसी के नाम पे रखा गया है, क्या नाम उसका, क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। इसका देखो पहला डायग्राम तुमको दिखेगा कि यहाँ पर एक सोर्स है, कौन है सोर्स, एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस मूव कर रहा था, ठीक। देखना जब इसकी तरफ आएगा ना, जब इसकी तरफ आएगा ना तो देखना इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 820 हो जाएगा,
और जब इसको पार कर जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी 720 हो जा रहा है। सेम वैसे इसका फ्रीक्वेंसी देखना, अभी जब इसकी तरफ आ रहा है तो कितना हो जा रहा है 820, और जब पार हो जा रहा है तो 780। सोर्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 800, तो 800 वाला इसको कितना सुनाई दिया 820, और जब पार हो गया तो कितना सुनाई दिया 780। सेम वैसे ही इसको 800 वाला 820 सुनाई दिया जब उसकी तरफ आ रहा था, और जब उससे दूर जाने लगा तो उसको कितना सुनाई दिया 780। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा। समझ रहा भाई? तो यही डॉपलर इफेक्ट है, यही आज हम लोगों को पढ़ना है। बोलो क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, ये लिख लिया है। इफ द वेव सोर्स एंड रिसीवर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, the frequency observed by the receiver is different from the actual source frequency. This phenomena is called Doppler effect. जब हमारा सोर्स कौन है जी, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, और ऑब्जर्वर वो होगा जो साउंड सुनने के लिए बैठा हुआ। तो अगर सपोज करो कि एक ऐसा कंडीशन बनाया गया जिसमें कि सोर्स और रिसीवर ये दोनों आपस में रिलेटिवली मूव करता है। रिलेटिवली मतलब या तो सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर चल रहा है, या ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स चल रहा है, या दोनों चल रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में एक दूसरे के क्या करे, रिलेटिव मोशन करे, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया जाएगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगा। इसी फेनोमेना का नाम रखा गया डॉपलर्स इफेक्ट, क्योंकि इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था। हाँ देख लिया। जैसे डॉपलर इफेक्ट का यूज जनरली अगर हमारे डेली लाइफ में देखा जाए तो पुलिस लोग ज्यादा यूज करते हैं। पुलिस अगर मान लो कि किसी का स्पीड को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कितना तेज आ रहा है मेरी तरफ, या हमसे कितना तेज मेरे से दूर जा रहा है, तो इन दोनों केस में वो पुलिस यूज करता है एक रडार, जिससे कि कुछ बीम होता है जो सोर्स पे इंसिडेंट करा करके उसका स्पीड को पता कर पाता है। तो उसके लिए उसको फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी किस रेट से मतलब कितना बढ़ गया, या दूर जाते टाइम कितना फ्रीक्वेंसी मेरा डिक्रीज हो रहा है। जैसे पुलिस एक जगह खड़े, अब कोई मोटरसाइकिलिस्ट उसकी तरफ आ रहा था, तो वो रडार से क्या कर लेगा, उसका वेलोसिटी को डिटेक्ट कर लेगा। रडार यहाँ पे क्या है, सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या है, ऑब्जर्वर है। समझ गए? वो ऑब्जर्वर हो गया, रडार क्या हो गया, सोर्स हो गया, तो उससे वो पता कर पाएगा। ठीक समझ रहे हो? दूसरा मान लो उससे दूर जा रहा तो भी वो पता कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई अगर ज्यादा ही हेवी ड्राइवर है तो उसका स्पीड वगैरह पता करने के लिए डॉपलर इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इसका यूज करता है डॉपलर इफेक्ट का हार्ट प्रॉब्लम्स डिजीजेस को ट्रैक करने के लिए। एयरक्राफ्ट है उसका स्पीड पता करना है, तो बहुत सारा मिलिट्री एप्लीकेशंस भी है डॉपलर इफेक्ट का। अब देखो कंडीशंस बनाएंगे हम लोग, कंडीशंस बनाएंगे जिसमें कि पहला कंडीशन तुम्हारा होगा कि व्हेन साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर स्टेशनरी, कोई फर्क ही नहीं। तुम्हारा जैसे ये सोर्स हो गया, अब ये जितना फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस करेगा वो चारों तरफ इसके फैल जाएगा, तो जो भी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ऑब्जर्वर वो वही होगा जो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को कोई भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व नहीं होगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो यहाँ ये ऑब्जर्वर को मिलेगा ना फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब जो उसको ऑब्जर्वर को मिलेगा। तो यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी और जो तुम्हारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोशन हमको देखने को नहीं मिल रहा, चाहे सोर्स हो या ऑब्जर्वर, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रुका हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है यहाँ, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज जीरो, that is why we will not see any difference in apparent frequency and original frequency produced। ठीक है, इस वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यहाँ प्रोड्यूस होगा वही ये रिसीव कर लेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हटा दे इसको। एक एम्बुलेंस बनाना है, उसके चारों तरफ गोला गोला बनाना है, एक आदमी बना देना, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम लिख देना बस। और यहाँ पे तुमको ये लिखना है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यहाँ पे जीरो। नेक्स्ट है कि साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। क्या टॉपिक है? साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ पर तुम फ्रंट में देखो एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर में कोई मोशन देखने को नहीं मिल रहा मेरे को, ऑब्जर्वर जहां है वहीं है। इसका एग्जांपल हो सकता है कि एक एम्बुलेंस तुम्हारी तरफ आ रहा है,
ठीक है। अगर एक एम्बुलेंस तुम्हारी तरफ पहुंच रहा है तो वहां पर क्या होता है, साउंड तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ सुनाई देता है ना। इसमें क्या होगा वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो, जब सोर्स मूव करेगा ना ऑब्जर्वर की तरफ, तो जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाए। कैसे होगा चेंज, हम बता रहे थे। तुम्हारा जो कंडीशन था कुछ ऐसा था, ध्यान से देखना। ये मेरा था सोर्स, ये क्या था, सोर्स, और ये था ऑब्जर्वर। शुरुआत में जो दोनों चल नहीं रहा था, दोनों में से कोई चल रहा था नहीं। वेव कौन प्रोड्यूस करेगा, सोर्स जो है वो वेव प्रोड्यूस किया, ऐसे करके ऐसे किया प्रोड्यूस। सपोज करो कि अभी इसका जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, कितना वेवलेंथ है, लैम्डा। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर तो मूव करेगा नहीं ना, ऑब्जर्वर मूव करेगा क्या, नहीं। कौन मूव करेगा, सोर्स। तो सोर्स जो है उसका स्पीड मान लो vs है, कितना स्पीड है, vs। तो अगर हम बात करें कि t टाइम में कितना आगे जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम आगे चला जाएगा। नहीं समझा, रुका रहेगा क्या। अगर उसका स्पीड vs है भाई, तो वो थोड़ी देर में तो डिस्टेंस कवर करेगा ना। t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, vs इंटू टी, और 1 सेकेंड में vs। क्लियर है, ठीक है। तो अब जो सोर्स पहले यहाँ था वो अब यहाँ आ चुका होगा, समझ रहा बात, कितना आगे आ चुका होगा, 1 सेकेंड में vs आगे आ चुका होगा। बोलो आ रहा समझ में, 1 सेकेंड में कितना आगे आ चुका होगा, vs आगे आ चुका होगा ना। ठीक, हम 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं इसलिए vs लिखे, ठीक। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, ध्यान से देखो। पहले साउंड को जो ट्रेवल करा रहे थे हम S से लेके O तक, तो कितना से ट्रेवल कर रहा था, V से। V क्या था यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स का स्पीड तो vs। V क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड। आ रहा समझ में। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड निकाले तो हम क्या लिखेंगे जी, बताओ, S से लेके O तक V इंटू टी लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो अब कितना देर लगेगा साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में, V माइनस VS इंटू टी। फिर से बताते, पहले वाले केस में सोर्स साउंड को प्रोड्यूस किया और वहां रुका हुआ नहीं रहा, क्या हुआ, वो आगे बढ़ गया। तो जब वो आगे बढ़ा तो अब जो वेव प्रोड्यूस होगा वो यहां से यहां तक होगा, समझ रहा बात। मतलब कि पहले जो वेवलेंथ था वो ज्यादा था, और अब जो वेवलेंथ बनेगा S से O तक वो कम बनेगा। साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, सोर्स। तो आगे चलने से वो जो सायरन है उसको वो क्या बोलेगा कि अब ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करो। सायरन को बोलेगा, ए भाई तुम एक काम कर, हम आगे बढ़ रहे हैं तो तुम क्या करो ना कि थोड़ा साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करो, ऐसा बोलेगा क्या। पहले जितना फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा था अभी भी वो उतना ही फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा ना भाई। हा? मतलब पहले वेव को घुसना था S से लेके O तक में, और अब वेव को घुसना है छोटा S से लेके O तक में, तो जगह कम पड़ गया, तो उसका वेवलेंथ कॉम्प्रेस नहीं हो गया। फिर से बता, देखो जगह चाहिए मेरे, 1 मिनट, दिख रहा है सबको। देखो पहले क्या हो रहा था, ये कौन था, सोर्स, और अब तुमको ढंग से समझ में आएगा, जगह बढ़ा दो। सोर्स है और ये क्या है, ऑब्जर्वर। तो ये साउंड को प्रोड्यूस किया, मान लो कितना फ्रीक्वेंसी से, F। तो 1 सेकेंड में अगर मान लो सपोज करो कि 5 वेव्स प्रोड्यूस हुआ है, तो सोर्स अगर आगे जाएगा तो भी 1 सेकेंड में 5 वेव्स ही प्रोड्यूस होगा ना भाई। वो सायरन चेंज करवा ले रास्ता में रुक। पहले अगर 1 सेकेंड में 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रहा था, तो बाद में भी 1 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में 5 वेव प्रोड्यूस हुआ, वो तुम्हारा यहाँ से चालू होकर के यहाँ तक पहुंच गया, ठीक।
नहीं समझ रहा मान। अब ये सोर्स थोड़ा आगे चला गया, मान लो यहाँ चला गया, और ये क्या है तुम्हारा ऑब्जर्वर है। तो अब भी तो वो 1 सेकेंड में 5 वेव ही प्रोड्यूस करेगा ना, सायरन वही है ना। तो अब जो 1 सेकेंड में 5 वेव प्रोड्यूस हुआ है, उस केस में तो भाई उसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा ना। तो अब मेरा जो वेवलेंथ पहले था अभी भी वही रहेगा। अच्छा, और आसान तरीका से अगर हम बताएं तो ये देखो कि मान लो 1 सेकेंड में एक ही वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक चला गया वो। अब ये सोर्स तो वहां रहा नहीं, सोर्स कहाँ चला गया, आगे चला गया। तो अब भी तो उसको 1 सेकेंड में कितना, एक ही वेव प्रोड्यूस करना है, बट जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। तो वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। पहले अगर वेवलेंथ लेमडा था तो अब लेमडा नहीं है। समझ आ रहा है कितना कम हो जा रहा है, देखो ध्यान से। इतना डिस्टेंस कौन चल रहा है, सोर्स। तो अगर हम टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड ले रहे और स्पीड ऑफ सोर्स क्या ले रहे, वीएस। वीएस क्या तेरा, स्पीड ऑफ सोर्स। इसको एक तरीका से और बताएंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ सोर्स, और वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। समझ गया बात। तो साउंड को पहले जाना पड़ रहा था यहां से यहां तक, कितना डिस्टेंस, v इंटू टी, है ना। समझ आ रहा है कुछ। और अब सोर्स कितना आगे बढ़ गया, vs इंटू टी। तो ये जो बचा ये कितना है, v माइनस vs इंटू टी। आया समझ में। तो अगर यहाँ पर हम वेवलेंथ लिखे तो वेवलेंथ ओरिजिनल जो शुरू में जो वेवलेंथ था वो तो वही होगा, क्योंकि चल नहीं रहा था। जब चलना चालू कर दिया तो अब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या फॉर्मूला था, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एफ। समझ रहा बात। तो लेमडा इक्वल टू v बाई एफ हो जाएगा। तो लेमडा एपरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एफ। तो v कितना लेगा तुम, v माइनस vs बाई फ्रीक्वेंसी। नहीं समझा, क्लियर है। तुमको ये सोचना है कि जिस रेट से साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। अरे हमको जो सुनाई दे रहा है वो चेंज हो रहा है ना, है? समझ रहा हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया एपरेंट वेवलेंथ। अब हमको निकालना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं हो। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे हम, v बाई लेमडा। तो v बाई कौन सा लेमडा रे, तो v बाई लेमडा का वैल्यू क्या, v माइनस vs बाई। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हम सुनेंगे वो हो जाएगा v बाई, बोलो क्लियर हुआ। ये पूरा तुम्हारा हो गया कैलकुलेशन, डेरिवेशन। पहले साउंड वेव कितना जगह में स्प्रेड था, पूरा लेकर के ए से लेके बी तक स्प्रेडेड था, ठीक। जब सोर्स थोड़ा आगे चला गया, मान लो ए से सी तक चला गया, तो अब जो साउंड वेव फैला हुआ है वो सी से लेके बी तक फैला हुआ है। तो इस केस में मेरा वेवलेंथ तो कॉम्प्रेस हुआ ना भाई। तो वेवलेंथ जो कॉम्प्रेस हुआ उसके लिए हम देखेंगे ना मेरा कितना जगह में है सी से बी। मेरा जगह कितना है सी से बी, v माइनस vs। टाइम 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं, ठीक। आ रहा समझ में। तो स्पीड हमको पता चल जाएगा सी से बी का जो हो जाएगा v माइनस vs, और अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है जो प्रोड्यूस हुआ है f0। तो आ गया तुम्हारा एपरेंट वेवलेंथ। अब जब हम उस एपरेंट वेवलेंथ को लेकर के सॉल्व करेंगे साउंड के लिए, तो जो सुनने वाला फ्रीक्वेंसी है दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो आ जाएगा v बाई लेमडा ए, जहां पे लेमडा ए का वैल्यू रख देंगे v माइनस वी एस बाई एफ। तो फाइनली तुमको एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगा, v बाई वी एस, v माइनस वी एस इंटू एफ। बोलो किसको इसको डाउट है, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा ये थर्ड पॉइंट पे आ गए क्या हम। अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम ये वाला है,
ये डायग्राम है, ठीक है। ये अगला पॉइंट, तुम लोग यही डायग्राम बना दिया होगा। डायग्राम ये वाला है जिसमें कि फ्रंट में ऑब्जर्वर है। हाँ, किसी को पूछना है? किसी को पूछना है कुछ? हाँ, कोई पूछना चाहता है कुछ? तो वेवलेंथ का कॉम्प्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर पीछे खड़ा होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। तो इसमें आ जाएगा v प्लस वी एस। क्या आ जाएगा? v प्लस वी एस। एफ नॉट यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। एफ ए है तुम्हारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और v है तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड, और वी एस है तुम्हारा स्पीड ऑफ सोर्स। बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? चलो मिटा देना। ये जो डायग्राम यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, इसमें तुम ध्यान से देखिएगा तो देखो, सोर्स के आगे चलने से क्या होता है कि उसके आगे का जो पार्ट है उसमें वेव फ्रंट्स को क्या हो जाता है? कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक। और उसके पीछे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, बैक ऑब्जर्वर, उसके लिए वो पार्ट स्ट्रेच हो जाता है। आ रहा समझ? तो इस हिसाब से अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा, कम सुनाई देगा उसको, ठीक है। आ रहा समझ? और वही अगर ऑब्जर्वर की तरफ जाए सोर्स चलता हुआ तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अब तुम जब पहला, अब मिटाएगी नहीं। अब अगर तुम पहला वाला डायग्राम देखेगा तो तुमको ध्यान आएगा कि अच्छा ये ऑब्जर्वर है, इसकी तरफ जब आएगा तो बढ़ गया 820 और जा रहा तो घट गया। इसकी तरफ जब आया तो बढ़ेगा, देखो बढ़ गया 820, और जब दूर जा रहा तो घट गया। तो यही हो रहा था वहां पे। तो ये हो रहा था ड्यू टू दी कॉम्प्रेशन ऑफ द वेव फ्रंट्स, कॉम्प्रेशन ऑफ द वेव्स, कॉम्प्रेस्ड वेव फ्रंट या कॉम्प्रेस्ड वेवलेंथ की वजह से। समझ रहे हो बात? ये फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रहा है दोनों का, ऑब्जर्वर का, चाहे फ्रंट ऑब्जर्वर हो चाहे बैक ऑब्जर्वर, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग सुनाई दे रहा है उसको। जब ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है सोर्स तब, और जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है सोर्स तब, दोनों केस में। तो इसका रीजन है कि वहां पर सोर्स के चलने की वजह से जो वेवलेंथ है दैट इज बीइंग चेंज्ड। जो वेवलेंथ एक्चुअल में होता, रुके हुए सिचुएशन में होता, वो अब नहीं रहा। रुके हुए सिचुएशन में वेवलेंथ जो होता वो सिंपल लैम्डा होता, क्योंकि वहां पर मोशन हम सोर्स का नहीं देख रहे थे। अब जब सोर्स वेव बना लिया, जब वेव बनाया तो वो वहां रुका नहीं रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर जब वेव बनाया थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो इसके चलते वो क्या कर दे रहा है कि वेव फ्रंट्स जो उसके चारों तरफ क्रिएट हो रहा है ना, उसको ये कॉम्प्रेस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। समझ गए? और पीछे वाले पार्ट में उसको स्ट्रेच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए तुम्हारा जो डायग्राम है यहाँ पर, वो डायग्राम ऐसा है। आगे वाले पार्ट में क्या कर रहा है कि वेव फ्रंट्स के बीच का सेपरेशन को कॉम्प्रेस कर दे रहा है। एक वेव और दूसरे वेव, एक वेव प्रोड्यूस किया फिर दूसरा वेव प्रोड्यूस किया, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है क्या हो गया? कॉम्प्रेस हो गया। और बैक वाले के लिए वही सेपरेशन क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। तो हमको इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज हमको दिखाई देती। बोलो क्लियर है? डाउट है किसी को? समझ आ रहा है बात क्या नहीं? आगे बढ़ते। अब सपोज करो कि हम लोग क्या करते थे, ऑब्जर्वर को मूव कराते और सोर्स को स्टेशनरी। नहीं समझा बात? सोर्स को स्टेशनरी रख दिया और किसको मूव करा रहे हैं? ऑब्जर्वर को मूव करा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, और वो एग्जांपल कुछ ऐसा है। एक आदमी है, ठीक है, और ये दूसरा आदमी, ये ए है, ये बी है, ये है ऑब्जर्वर और ये है सोर्स। इसका काम है पत्थर फेंकने का और इसका काम है पत्थर खाने का, मतलब मार खाने का। सुपारी थोड़ी समझ के चबा ले, पत्थर खाने का मतलब मार खाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 1 सेकेंड में 4 पत्थर फेंक सकता है।
1 सेकंड में 4 पत्थर ये फेंक सकता है। 1 सेकंड में 4 पत्थर फेंक सकता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए कोई गाना गाते हुए आएगी, है ना। कोई पत्थर से ना मारे मेरे को, कोई नहीं है इसका दुनिया में। तो ये भी सोचा जब कोई है ही नहीं बोलने वाला तो हम भी पत्थर खाते। तो 1 सेकंड में इसको 4 पत्थर लगेगा, है ना। 1 सेकंड में इसको 4 पत्थर लगेगा, ठीक है। ऐसे बीच में सारा पत्थर ऐसे जमा रहेगा ना, तो अगर ये यहाँ रुका हुआ है तो इसको 1 सेकंड में 4 पत्थर लगे। लेकिन अगर ये दौड़ने लगे तब फिर जो रेट है 1 सेकंड में पत्थर लगने का वो बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात? जैसे बारिश में होता है, तुम एक जगह रुके रहो, बारिश आराम से टप 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 ऐसे लगे। वही अगर गाड़ी में चलो 20 मीटर पर सेकंड से, तो फिर बारिश का बूंद तुमको टप 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 पूरा ऐसे तेज लग रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जिस रेट से बारिश तुमको हिट कर रहा था बढ़ गया, है ना। 1 सेकंड में जितना बारिश का बूंद तुमको लग रहा था पहले से बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि तुम भी चलने लगे। वो तो तुम्हारी तरफ आ ही रहा था, अब तुम भी उसकी तरफ जाने लगे। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे 1 सेकंड में 4 ही पत्थर फेंक पा रहा था, लेकिन हम उसकी तरफ दौड़ने लगे तो अब क्या हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी जिस रेट से हमको पत्थर फील होगा वो बढ़ जाए। समझ गया बात? अब तुमको एक सवाल हम तुमसे पूछते कि ये पत्थर और ये पत्थर के बीच का डिस्टेंस घट जाए क्या? ये पत्थर और ये पत्थर के बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। अब ये दौड़े मरे उससे इसको क्या मतलब? वो तो 1 सेकंड में 4 पत्थर फेंक रहा था, तो एक पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटेगा। दैट मीन्स कि एक वेव और दूसरे वेव का जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगा। समझ रहा बात? तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर मान लो यहाँ पर है f0, तो इसको जो लगेगा वो फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी चल रहा है। ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये मैन इस तरफ जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी वो साउंड का रिसीव करेगा दैट विल बी ज्यादा, ठीक। और अगर ये आदमी इधर भागने लगे, अब जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा वो कम होगा। आ रहा समझ? और कहीं अगर बहुत ज्यादा तेज भागने लगे तो एक भी पत्थर ना लगे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? आ रहा समझ बात? हाँ, लेकिन फिर वही बात है, भागे किसकी? तो एक केस बनेगा जिसमें सोर्स क्या रहेगा? स्टेशनरी, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा? 0, और ऑब्जर्वर चलेगा इधर, तब मेरा जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट है वो बढ़ के मिलेगा मेरे को। क्यों, कैसे, समझ में आ गया? और अगर सपोज करो कि ये सोर्स है और ये सोर्स तुम्हारा रुका हुआ है और ऑब्जर्वर जो है वो दूर भाग रहा है, तो इस केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा वो कम रिसीव करेगा। बोलो समझ आ रहा है? तो यहाँ पर तुम्हारा वेवलेंथ चेंज हुआ रे भाई। क्या चेंज हो गया है? फ्रीक्वेंसी चेंज। यहाँ पर जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हुआ वो चेंज। अच्छा, जो वेवलेंथ वो रिसीव करेगा वो चेंज होगा? जो 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 फ्रीक्वेंसी वो रिसीव कर रहा है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, और जो वेवलेंथ वो रिसीव कर रहा है वो अपरेंट वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ था वो तो चेंज ही नहीं हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज। अरे भाई, दौड़ने से उसको वेव्स जल्दी जल्दी लग रहा है, ये नहीं कि कॉम्प्रेस होके लग रहा है, ऐसा काम। दौड़ने से उसको दौड़ने से, अभी बताए पत्थर वाला एग्जांपल, दौड़ने से उसको पत्थर तेजी से लग रहा है, ऐसा नहीं कि पत्थर के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, ऐसा है? कुछ नहीं समझ आया तो इसमें लिखो जो लिखना चाहते हो। तो अगर तुमको डायग्राम बना के हम समझाए तो ऐसे लिख लेना कि ये तुम्हारा हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया सोर्स। अरे नहीं, ये हो गया सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों इस तरह से, ये वेव है ना, देखो ना ये वेव है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात नहीं करो, तो ये जो वेव है इस तरह से बना है एस से लेके ओ तक। अब ये थोड़ा आगे चला गया, कौन? ऑब्जर्वर थोड़ा आगे चला गया, तो अभी जो इसका वेवलेंथ होगा वो वही रहेगा, ठीक है। देखो इतना जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी देख रहा ना,
ये अगर यहाँ रुका रहता तो इसको ये फ्रीक्वेंसी जो पहले ही रिसीव हो गया वो थोड़ा बाद में होता ना, जिस पत्थर को वो पहले ही खा लिया वो थोड़ा देरी से लगता ना उसको, समझ रहे हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो आगे बढ़ गया, तो उसके चलते इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गया। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो वो उसको ऐसे भी लगना था, अगर वो 1 सेकंड में 4 पत्थर फेंक रहा था तो उसको 1 सेकंड में 4 पत्थर लगना ही था, चाहे वो चले चाहे ना चले। लेकिन चलने से इसमें प्लस हो गया। क्या प्लस हो गया? थोड़ा जल्दी लगने लगा। क्या? v इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है ना, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो f इक्वल टू क्या होता है? v बाई लेमडा। तो उसके आगे आने से क्या हो गया? v बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट मतलब वो वेवलेंथ। समझ आ रहा है? ये उसको रिसीव हो गया थोड़ा पहले। क्लियर है? एफ नॉट तो उसको ऐसे भी लगने वाला था, अगर वो नहीं चलता तो भी उसको उतना फ्रीक्वेंसी सुनाई देता 800 का, अगर सोर्स उसकी तरफ 800 से आ रहा था। आगे बढ़ने से क्या हो गया? कुछ और फ्रीक्वेंसी वो रिसीव किया, कुछ और वेव्स को वो जल्दी रिसीव कर लिया। दैट मीन्स कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो होगा ही, साथ में ये वाला जो फ्रीक्वेंसी उसको बाद में मिलता उसको भी वो रिसीव कर लिया। समझ आ रहा है बात? तो ये जो एफ डैश होगा ये क्या हो जाएगा? v बाई लेमडा हो जाएगा। तो v हो गया स्पीड ऑफ साउंड, लेमडा हो गया वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर होगा, आगे वही चला है ना। तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर भाई वेवलेंथ। क्लियर है? बोलो, नहीं समझ आया? यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ये जल्दी रिसीव किया है दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्वर का स्पीड जितना वो आगे चला अपॉन वेवलेंथ। और वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं जी? v बाई एफ नॉट। तो एफ एपरेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ नॉट प्लस v ऑब्जर्वर बाई v बाई एफ नॉट। एफ नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी नॉट बाई वी आ जाएगा, और यहां से एफ नॉट वी प्लस वी नॉट बाई वी आ जाएगा। ये डेरिवेशन है इसका, समझा? ये डेरिवेशन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि हम 1 सेकेंड में अगर 4 पत्थर खा रहे थे, मतलब मार खा रहे थे, तो उसका रेट बढ़ चुका है। अब हम 1 सेकेंड में हो सकता है 6 पत्थर खाएंगे, मतलब 4 में और 2 जुड़ गए। तो 2 इसलिए जुड़ा क्योंकि हम आगे बढ़ गए। तो हम आगे बढ़े, तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर अगर जो फ्रीक्वेंसी हम जो रिसीव किए हैं, जितना फ्रीक्वेंसी हम रिसीव किए हैं वो कितना हो जाएगा? स्पीड बाई वेवलेंथ। तो स्पीड बाई वेवलेंथ किसका? मेरा स्पीड बाई वेवलेंथ। अगर सपोज करो कि हम यहाँ पर खड़े हैं और इतना आगे हमको बढ़ना है, ठीक, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम है। तो टाइम तुम्हारा कौन सा है? जो वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंचता वही टाइम है ना, है? तो स्पीड इनटू टाइम ये क्या है? मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना। तो एक्चुअल में इतना डिस्टेंस अगर हम चल रहे हैं तो दैट मीन्स कि इतना फ्रीक्वेंसी हमको एक्स्ट्रा मिल गया है पहले ही, थोड़ा समय पहले ही हमको इतना फ्रीक्वेंसी रिसीव कर लिया। आ रहा समझ? तो अगर हमको सपोज करो कि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना जी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना। तो यहाँ पर हम अगर सपोज करो एफ डैश का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एफ डैश तुम्हारा एक्चुअल में क्या है? 1 बाई टाइम है। तो 1 बाई टाइम मतलब टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसको हम स्पीड बाई डिस्टेंस लिख सकते हैं ना। तो मेरा जो स्पीड है वो कितना है? v नॉट है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो हम लेमडा नॉट लिखेंगे ना, क्योंकि हम वेवलेंथ के टर्म्स में देखेंगे ना कि कितना आगे या पीछे जा रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड में एक ही वेव बन सकता है ना। तो जब तुम यहाँ टाइम की जगह फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है तो डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ का ही बात करोगे। अब भी नहीं समझ में? नहीं क्लैरिटी आ रहा है, इसीलिए हम वी नॉट बाई लेमडा नॉट लिखे। समझ रहा बात? क्योंकि मेरा स्पीड वी नॉट है और जो वेव्स है उसका वेवलेंथ लेमडा नॉट है। सिंपल ऐसे लिखो, देखो अगर हम यहाँ पे टाइम लिखे तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे जी? डिस्टेंस बाई स्पीड लिखेंगे। अगर हम 1 बाई टी लिखे तो स्पीड बाई डिस्टेंस लिखेंगे। तो अगर हम 1 बाई टी को एफ लिख रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी ले रहे,
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, स्पीड तो हम वो लेंगे ना जो जिससे हम चल रहे हैं। अगर हम अपना स्पीड बढ़ा देते तो हम ज्यादा तेजी से वेवलेंथ को खाते रहते, ज्यादा तेजी से पत्थर के बीच का दूरी को कम करते ना, इसीलिए हम वी नॉट बाई लेमडा नॉट, समझ रहे हो। इतना मेरे को बढ़ता हुआ मिलेगा, इतना फ्रीक्वेंसी है जो मेरे को बढ़ता हुआ मिलेगा। मतलब 4 की जगह 6 हो गया था, तो 4 तो ओरिजिनल वाला जो चल रहा था वो चल ही रहा था, साथ में और 2 क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेरा स्पीड है, मेरा स्पीड है इस वजह से। और कितना स्पीड है, वीओ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ लेमडा। तो ये इतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा हम रिसीव कर रहे हैं। और लेमडा क्या तुम्हारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ लेमडा का लेमडा नॉट का वैल्यू को चेंज कर दो तुम, तो क्या आ जाएगा, वी बाई एफ नॉट आ जाएगा। फिर यहाँ से एफ नॉट कॉमन ले लो तो 1 प्लस वी नॉट बाई वी हो जाएगा। अच्छा तुम इसको लिखने बोल, ये वाला, हाँ हाँ इसको इससे रिलेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है, जो इंक्रीज होकर के मेरे को मिला है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो एफ नॉट है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलग है और जो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है वो अलग है ना। तो अगर हम एफ डैश लिख रहे हैं वी नॉट बाई लेमडा नॉट, तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो हम लिखेंगे वी बाई लेमडा। ये है असली वजह, समझ रहे हो। तो हम समझ गए, तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर हम लिख दिए क्या लिख दिए, लेमडा नॉट बराबर वी नॉट बाई एफ डैश, तो यहाँ पर भी हम लेमडा नॉट बराबर वी नॉट बाई एफ डैश ही लिखे, बट इसमें हमको वी नॉट भी तो चेंज करना पड़ेगा तभी तो एफ डैश लिखेंगे। हम वो नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है कितना फ्रीक्वेंसी से, एफ नॉट से, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा नॉट, क्लियर है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना है, वी। तो अगर इसमें इन तीनों में रिलेशन लिखना तो क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट इक्वल्स टू वी बाई एफ नॉट लिखेंगे, क्लियर है, समझ गए। अब जो आदमी आगे बढ़ा था तो कितना स्पीड से आगे बढ़ा था, वी नॉट स्पीड से आगे बढ़ा था। आदमी कितना स्पीड से आगे बढ़ा था जी, वी नॉट से। जो वेवलेंथ उसकी तरफ आ रहा था वो कितना था, लेमडा नॉट। जो फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हुआ वो कितना हुआ, एफ डैश। तो अगर इन तीनों में रिलेशन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश इक्वल्स टू वी नॉट बाई लेमडा। आंसर समझ में आया, ये है अलग। बोलो किसी को डाउट है इसमें, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। ये पूरा डेरिवेशन करके बता रहे हैं हम, पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लास्ट में एक शॉर्टकट बताएंगे जिससे तुम डायरेक्ट लिख देगे। पत्थर वाला एग्जांपल से याद रखो, बेस्ट एग्जाम्पल। रुके रहो, 4 पत्थर खाओ 1 सेकंड, सामने जाओ 6 पत्थर खाओ 1 सेकंड, दूर जाओ 1 ही पत्थर खाओ 1 सेकंड, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मेरा केवल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है जो हम रिसीव कर रहे हैं, पत्थर फेंकने का रेट नहीं बदला है, 2 पत्थर के बीच का डिस्टेंस भी नहीं बदला है, मतलब वेवलेंथ भी नहीं बदला है। तो ये सबसे तुम रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। और पहला वाला जो पार्ट बताए थे उसमें ये बताया था कि सोर्स के मूव करने से वेवलेंथ में चेंज आया और उस वेवलेंथ को रिसीव किया कौन, ऑब्जर्वर, इस वजह से फ्रीक्वेंसी अपरेंट बदल गया। इसमें वेवलेंथ का चेंज नहीं है, इसमें केवल जो उसके मूव करने से जिस रेट से वो वेव को रिसीव कर रहा वो बदल गया, समझ रहे हो। अंतर समझ में आ गया दोनों में, किसी को डाउट है क्या, आगे बढ़े। ये तो कर लेगा ना भाई, इसमें तो बस माइनस हो जाएगा ऊपर। अरे एफ एपरेंट इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस वी ओ बाई वी इंटू एफ, दूर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हम अलग से नहीं बता रहे। इसमें क्या, दूर जाने से उसको जो रेट से वेव से मिलेगा ना वो घट जाएगा। यहाँ आगे अब हम लोग शॉर्टकट समझते, देखो शॉर्टकट देखो, तुम ये वर्ड सुना जी, ओ आर एस। ओ आर एस में पहले कौन आता है, ओ, बाद में कौन आता है, एस, है ना। तो ऊपर कौन रहेगा, ओ, और नीचे कौन रहेगा, एस, ठीक, पहला पॉइंट, ठीक है ना। ऊपर कौन रहेगा, ओ, और नीचे कौन रहेगा, एस। उसके बाद जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, पहला पॉइंट ये ओ आर एस, दूसरा पॉइंट सोर्स है और ये क्या, ऑब्जर्वर। तो साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है,
सोर्स यहाँ पे चल रहा है कितना स्पीड से, vs। साउंड कैसे जाएगा, ऐसे। तो अगर हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हम लिख देंगे, ऊपर v लिखेंगे, नीचे v लिखेंगे और इसके साथ f0 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर कौन रहेगा, o या s? o। तो o चल रहा है क्या, नहीं, मतलब उसका स्पीड क्या है, 0। नीचे कौन रहेगा, s चल रहा है कितना से, किधर, सेम डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, सेम डायरेक्शन। अरे दो ट्रेन अगर सेम दिशा में जाए तो एकदम फट से पार हो जाता है क्या, दो ट्रेन अगर ऑपोजिट दिशा में जाता है तब फट से पार हो जाता है, मतलब दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाता है। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऐड नहीं होगा, घटेगा, तो क्या लिखेंगे, v माइनस, ये हो गया इसका आंसर। यही पढ़ा है अभी। चौथा नंबर, मान लो कि ये सोर्स है और ये क्या है, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर ये जो सोर्स है इधर जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन साउंड का स्पीड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही लेना है। तो यहाँ पे तुम्हारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v बाई v, और यहाँ f0, ऊपर ऑब्जर्वर चल नहीं रहा तो वो 0 है, और ये माइनस माइनस प्लस, समझ आ गया, क्लियर हो गया ना, समझ आ रहा कैसे लिखना है, यही तुमको काम आएगा, इससे जो पहले अभी तक पढ़ा है उससे ज्यादा काम तुमको ये आएगा, क्योंकि तुमको नीट और जेईई का एग्जाम देना है जिसमें तुमको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, तो यही काम आएगा जो अभी पढ़ा है। मिटा दे इसको, हाँ रुको, एक और देख लो, एक और देख लो, एक और लास्ट देख लो। जैसे ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, सोर्स ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, साउंड का स्पीड किधर लेंगे, सोर्स टू ऑब्जर्वर साउंड ऐसे जा रहा है। तो अब एपरेंट लिखना चाहते हैं, ऊपर v लिखेंगे, नीचे v लिखेंगे, f0 लिखेंगे। अब ऑब्जर्वर और साउंड का स्पीड सेम दिशा में, घटेगा ना, और सोर्स और साउंड का स्पीड सेम दिशा में, अच्छा सेम है ना, हाँ हाँ समझ आ गया, यही है बस। इससे तुम किसी का भी लिख सकता है, अब तुम अपने से बनाते बनाते सबका लिख के एक बार चेक भी कर लो, सब आ जाएगा। जिसको लिखना है लिखो, टेबल नहीं लिखना है, टेबल तुम फोटो देख के बना लेना। कौन, हम? अरे भाई तो हम कैसे भेजे, मेरा लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया था, तो अब वो डिस्चार्ज हो गया, तो जब डिस्चार्ज हो गया तो हम इसको ऑन ही नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हम 100 रुपये हम खरीद के लाए, ठीक है, तो आज भेजेंगे। देखो लैपटॉप का चार्जर इसलिए खराब हुआ क्योंकि स्विच ऑन था और हम स्विच ऑन में ही उसका प्लग लगा दिए, तो उससे शॉर्ट सर्किट है। देखो नेक्स्ट टॉपिक, देखो नेक्स्ट टॉपिक, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए वॉल, है ना, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए वॉल। अगर कोई सोर्स एक दीवार की तरफ मूव करे, जैसे सपोज करो कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार है, तो अगर ये दीवार है और इधर एक कार आ रहा है, ले लो मर्सिडीज एस क्लास, ठीक है, तो मर्सिडीज एस क्लास है जो कि इस वॉल की तरफ जा रहा है, सपोज करो स्पीड है इसका vs, और ये हॉर्न प्रोड्यूस करेगा, तो यही सोर्स है। अब ये जो हॉर्न ये प्रोड्यूस करेगा ना, ये जा करके इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के दीवार बन जाएगा सोर्स। रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है तो उसके लिए दीवार क्या बन जाएगा, सोर्स। तो ये सोर्स बन के फिर इसको वापस ऐसे भेजते हैं, समझ रहे हो बात। तो उतना देर में कार तो थोड़ा कुछ आगे चल चुका हूँ, तो तुमको यही बताना है कि जो रिसीव करेगा फ्रीक्वेंसी कार वो कितना होगा, इसी को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड, समझ गए। हाँ चलाए क्या, अब कोई मर्सिडीज एस क्लास को धक्का मारेगा तो अच्छा नहीं ना, अमीर आदमी का, इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड।
इसमें तुमको दो केस में इस क्वेश्चन को देखना। पहला तुमको देखना है ये कार क्या हो गया, सोर्स, दीवार क्या हो गया, ऑब्जर्वर। और दूसरा केस में तुमको देखना है कार क्या हो गया, ऑब्जर्वर, और दीवार क्या हो गया, सोर्स। इस तरह से दो केस बना। तो तुमको यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा ऐसे चलेगा, और यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ऐसे चलेगा। सोर्स का स्पीड कितना है, वीएस, और ऑब्जर्वर का स्पीड है ही नहीं, दीवार चलेगा क्या। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है वो, या अब ये कार है ना, तो ये क्या हो गया, वीएस। ध्यान से देखो, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। ये पहला केस है जिसमें कि कार आगे बढ़ रहा था, हॉर्न बजाया, इतना स्पीड से ट्रैवल किया वीएस स्पीड से, और वो जाकर के दीवार से टकरा गया, तो दीवार क्या बन गया, ऑब्जर्वर। ठीक, अब दूसरा केस में दीवार क्या बन चुका है, सोर्स, और कार क्या बन चुका है, ऑब्जर्वर। अंतर समझ में आ रहा है। तो अब मेरा जो साउंड है वो सोर्स टू ऑब्जर्वर हो जाएगा, और वीएस क्या है मेरा, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, अभी ऑब्जर्वर है लेकिन स्पीड तो अभी वीएस ही है ना, तो उसको वीओ मत लिख देना। ठीक है, बोलो क्लियर है, नहीं समझ आ रहा। अच्छा, थोड़ा देर के लिए तुम वीओ लिखना चाहता है तो लिख दो, हम फिर चेंज कर देंगे। ठीक, थोड़ा बात मानो, हम जान रहे ना क्या होगा, आपको पता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें लिखो इक्वेशन, एफ एपरेंट इक्वल टू वी बाई वी, ऊपर ओ रहेगा, नीचे एस, ओ जीरो है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एफ नॉट ओरिजिनल। समझ में आया। अब इसके लिए लिखो, तो इसके लिए एफ ए डैश इक्वल टू वी बाई वी, ऊपर ओ रहेगा, नीचे एस, ओ यहाँ चल रहा है कितना से, वीओ से, प्लस वी, प्लस या माइनस, प्लस, प्लस सेम डायरेक्शन जा रहा है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ऐड हो जाएगा, प्लस वीओ, और सोर्स चल रहा नहीं, और फ्रीक्वेंसी अरे ये तो वो लेगा ना जो टकरा के आ रहा है, ये वो लेगा जो प्रोड्यूस हुआ था, ये वो लेगा जो टकरा के आ रहा है, टकरा के तो एफ आ रहा है ना। अरे जो ये रिसीव करेगा वही तो रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको तुम चेंज कर दो, नहीं करते पता नहीं, तुम नीचे लिख देता एस। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अरे भाई तुम उसको वीओ लिख, वीएस पहले ही लिखते हो, तुम बोलता सर एस बोले थे नीचे, अच्छा नीचे नीचे लिख इधर लिख, इसीलिए हम चेंज किए। तो अब यहाँ पे तुम्हारा एफ ए डैश क्या है, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय दी कार। ये क्या, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय दी कार। बोलो किसी पॉइंट में डाउट है किसी को, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी खत्म नहीं होगा। वी प्लस वी एस बाई वी इंटू एफ ए का वैल्यू कितना था, वी बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, वी और वी कट गया, तो यहाँ से एफ ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, वी प्लस वी एस बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। इतना फ्रीक्वेंसी कार जो है वो रिसीव करने वाला है। ये हो गया तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट का एक और केस, रिफ्लेक्टेड साउंड। तो डॉपलर इफेक्ट समझ में आ रहा है, ऐसे हाँ क्या, हाँ ORS वाला तुमको फॉर्मूला दे दिए यहाँ पे, तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा तुम्हारा। चलो, आज वेव्स का अंतिम क्लास, और इसको इतना दिन से पढ़ रहे हैं कि इससे मतलब मोह जुड़ गया है, मतलब सोच रहे खत्म ही ना। हीट 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 थर्मो, हीट थर्मो हम जल्दी खत्म करें। एक्स्ट्रा क्लास तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म कहाँ से होगा तुम्हारा। हीट थर्मो पढ़ना है उसमें भी, तो इसको अगर हम लोग 4 से 5 क्लास में खत्म करेंगे तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तुम लोगों को देख के माया आ जाता है, समझा, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ दया दया। हम सोचते हैं कि, हम ये सोचते हैं कि ये डेरिवेशन काट देते हैं, समय बच जाए, फिर हम सोचते हैं जो पहले तो कुछ पढ़ाया नहीं तो बता ही देते, तो इस तरह से थोड़ा हाँ, मतलब वही मतलब वही होता है उसका। हाँ, माया मतलब वही हुआ कि एक तरह का दुख ही है। सॉरी दुख नहीं, दया दया, गलत, हम वो दया ही है। हाँ नहीं नहीं, माया का मतलब वो एक तरह से दया ही है। क्या है,
माया मतलब पैसा। सबका अपना अपना विचार, अपना अपना विचार। कोई पैसा बोलता है, कोई और बोल सकता है कुछ भी। माया बहुत तरह का। बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा बोला गया कि जग तो एक माया है, तो अब उसमें तुम संसार तो एक माया है, संसार पूरी तरह से एक माया है जिसमें तुम विलीन है। और अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो हम भी यही मानते हैं कि संसार एक माया है। आई ओनली बिलीव इन फिजिक्स। बस फिजिक्स के हिसाब से संसार एक माया है, ये भी हम मानते हैं। हर चीज, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, वो एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। बस तुमको वहां तक चल के जाना है। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बस तुमको क्या बोलो, हम नहीं सुन पा रहे। क्या डेरिवेटिव्स का इससे क्या लेना है? हाँ मतलब तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तुमको बस वहां तक पहुंचना है। सर लिमिट में भी थोड़ा सा आगे जाया जाता है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT, रॉल्स थ्योरम, यही वाला मैंने। जैसे हम लोग को अपना पास्ट पता होता है क्योंकि हम उसके थ्रू ट्रेवल करके आ रहे होते हैं, लेकिन तुमको अपना फ्यूचर पता नहीं होता है क्योंकि तुम आगे उसमें ट्रेवल करने वाला, तुम आगे उसमें एंटर करने वाला है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी तो पास्ट ही हो जाएगा ना, तो उसके बारे में तुमको पता चल जाएगा। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बस तुम उसके बारे में जानता ही नहीं, तुम उसके बारे में जानता नहीं। तुम्हारा नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो निकल चुका होगा या नहीं भी निकल चुका। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि तुम नीट टॉपर बन चुका है, सेलिब्रेशन चल रहा है कहीं। है कि नहीं, सेलिब्रेशन चल रहा है। बस उस जगह तक तुमको पहुंचना पड़ेगा। सुनो ना, खत्म नहीं हुआ जो कॉपी किताब बंद करके बैठ गया। देखिए, जैसे सपोज करो ये ऑब्जर्वर है और ये है तुम्हारा सोर्स। ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में अगर तुमको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि इनके वेलोसिटीज का कंपोनेंट उस दिशा में तोड़ना पड़ेगा जिधर दोनों का लाइन ज्वाइन कर। यहाँ एस और ओ का लाइन ये है ना, तो वीओ का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, वीओ कॉस थीटा, और वीएस का कंपोनेंट इधर हो जाएगा वीएस कॉस थीटा। बाद बाकी सब वही। एफ एपरेंट इक्वल टू वी बाई वी। ये वी का वैल्यू डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसे। अरे ओ ऑब्जर्वर है ना, हाँ उल्टा लिखो, ऐसे ऐसे सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या रहेगा, ओ रहेगा, तो ओ वाला और वी, ओ कॉस थीटा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस इंटू एफ नॉट। हाँ सॉरी, अरे नहीं प्लस, डायरेक्शन ऑपोजिट है भाई। चलो लिखो जल्दी, डायरेक्शन सेम रहेगा तो माइनस लिखना, ठीक है, ऑपोजिट रहेगा प्लस। ये तुमको लिखना है जब डायरेक्शन सेम नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग दोनों का सेम नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग अगर अलग अलग है। किसी को डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन सोर्स इज रोटेटिंग, व्हेन सोर्स इज रोटेटिंग। जैसे ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये क्या हो रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, ऑब्जर्वर।
तो हमको वो लाइन देखना है जिसमें कि सोर्स का डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ हो, ठीक है। हमको बेसिकली इसमें ये सब पॉइंट्स को नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर सोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर सोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, समझ रहे हो बात। यहाँ पे सोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा और यहाँ पे सोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये सारा पॉइंट्स को हटाने के बाद 2 पॉइंट्स हमको ऐसा मिलेगा जहां पर सोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऑब्जर्वर के तरफ होगा, एक यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियल और एक यहाँ पर ऐसे इस लाइन के अलावा जिधर ऑब्जर्वर है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि बाकी सारा वैल्यूज में तो थीटा आ जाएगा और थीटा आ जाएगा तो हमको मैक्सिमम मिनिमम का अर्थ वहां पे लिखने में प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? तो हम लोग 2 पॉइंट्स लेंगे कि एक पॉइंट कौन सा लेंगे, ये, और दूसरा पॉइंट ये। यहाँ पर क्या है, सोर्स किसके तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर के तरफ, और यहाँ पर अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो इस केस में, यहाँ वाले केस में हमको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा वो सबसे अधिक होगा और यहाँ वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा वो मिनिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे v बाई वी। ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा तो ऊपर का जगह खाली रहेगा। नीचे वाला मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, ये उसकी तरफ जा रहा, साउंड भी ऐसे ही जाएगा ना, तो v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। बोलो क्लियर है? ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ए पे। किस पे? पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो उसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगा वो आ जाएगा v बाई वी इंटू एफ नॉट। और यहाँ पर साउंड ऐसे ट्रेवल करेगा और सोर्स इधर ट्रेवल कर रहा है। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो v प्लस आया समझ में? तो ये तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा हमको किस पॉइंट्स पे, ए और बी पे। तुम लोग सर्कुलर मोशन का डीपीपी मिल गया था? सर्कुलर मोशन का डीपीपी कल हम ग्रुप में अपलोड किए थे। तो अगर तुम लोग को वो प्रिंट करके लेना है तो वहां पे बात करो, ठीक है। और दूसरा ये कि उसका सॉल्यूशन भी हम दे दिए थे, ठीक है। सॉल्यूशन का लिंक नहीं भेजे थे क्या? सर्कुलर मोशन में टोटल 60 क्वेश्चन है। हाँ वही 60-61 क्वेश्चन होगा। तो उसमें तुम्हारा टोटल 61 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको इस 4 घंटा का लेक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहा बात? तो उसको देख करके तुम अपना सॉल्व करते रहो। ये अभी हम ग्रुप में तुमको सेंड कर दे रहे हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्वर घूम रहा है ना, ऑब्जर्वर घूम रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये जो डायरेक्शन है ऑब्जर्वर का ऐसा है, और साउंड कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सोर्स टू ऑब्जर्वर ऐसे जाएगा ना। यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जर्वर किधर है, इधर है ना, ऑब्जर्वर का इधर है और साउंड का ऐसे। तो ये वाला पॉइंट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम? मैक्सिमम। एफ मैक्स इक्वल टू v बाई वी एफ। ये ओ ऊपर रहेगा और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस v, और एफ मिनिमम इक्वल टू v बाई वी इंटू एफ नॉट, और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है v माइनस v। अब खुद डिसाइड कर लो कहाँ ज्यादा कहाँ कम। कहाँ ज्यादा है, ए पे ज्यादा है और बी पे कम, ए पे ज्यादा और बी पे कम।